सो आज का हमारा पहला टॉपिक है 2.1, इसको हम बोलते हैं थ्री इक्वेशन मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ISPCMR मॉडल। तो देखिए, अगर मैं IS की बात करूं तो आप इसको इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल से भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भी जानते हैं सेम टू में। PC यहाँ पर फिलिप कर्व है, और MR का मतलब है मॉनेटरी रूल। मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दूंगा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ट्रिकी भी है। आप सभी से विनती है इसको ध्यान से सीखेगा, क्योंकि आपकी रीडिंग सिर्फ डिस्क्राइब कर रही है, एक्सप्लेन नहीं कर रही इस टॉपिक को। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। सबसे पहले हमारे पास एक सो कॉल्ड इक्वेशन है जिसे हम IS इक्वेशन बोल रहे हैं, जो कि है y इज इक्वल टू a माइनस स्मॉल a r। आपकी रीडिंग इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। आपकी रीडिंग बस ये बता देती है कि ए जो है ना एक्सोजीनियस वेरिएबल है, आर जो है रियल इंटरेस्ट रेट है, वाई जो है आउटपुट है, ए पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो मेरा बेटा ये तो मैं आपके साथ नहीं कर सकता। आई हैव टू एक्सप्लेन ये है क्या टर्म्स, तभी मेरा बच्चा आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, हम आपको पहले थोड़ा बेसिक पर लेके चलते हैं IS के, सो दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि ये इक्वेशन क्या क्या रही है। आप रटोगे थोड़ी ना कि ए क्या होता है, स्मॉल ए क्या होता है, और आर क्या होता है, और वाई क्या होता है। तो मैं आपको पहले ये इक्वेशन समझाता हूं। सपोज बेटा, हमारे पास एक एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम की मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं। ये वाई, ये ई, एक्स, ओ, वाई। ठीक है मेरा बच्चा, इसके बारे में आप सेम टू से ही देखते आ रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग देने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। अब बेटा, ये मैंने बनाया y, ये मैंने बना दिया i। i मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहां पर x दैट्स इनकम, आउटपुट भी कह सकते हो, यहां पर भी इनकम, यहां पर एग्रीगेट डिमांड, और यहां पर इंटरेस्ट। ठीक है। आप कहोगे सर इस एक्सप्रेशन से क्या लेना देना है, मैं बिल्कुल वही सिखा रहा हूं आपको, मैं पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन क्या कह रही है, सो दैट जब आप आगे बढ़े तो यू शुड बी हैविंग फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये क्या मतलब है इस एक्सप्रेशन का। आप बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं ROI गिर गया, ये ROI मैंने गिरा दिया, तो डोंट यू पीपल थिंक, बचपन से आप जानते हो ROI गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आई होप ये वाली बात क्लियर है सबको। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो डोंट यू थिंक AD विच इज इक्वल टू C+I+G, अगर मैं थ्री सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं, तो AD बढ़ जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ AD। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो AD बढ़ जाएगी। अब मेरा बच्चा, अगर AD बढ़ती है, तो ये मैं ऐसे पैरेलल शब्द दिखा देता हूं, AD बढ़ गई, ध्यान देंगे, तो ये आप देख सकते हो आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है। बच्चा कहते हैं प्रूफ क्या करना चाह रहे हो आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज प्रूफ करना चाह रहा हूं। आप बताइए स्टार्ट कहां से किया था सर, ROI फॉल होने से, ओके। एंड कहां हो रहे हो सर, इनकम बढ़ने से। तो आप बताइए, अगर ROI गिरती है तो इनकम बढ़ती है, यस और नो, यस सर। तभी आपने देखा होगा आपका IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बेटा। बच्चा कहता है कहना क्या चाह रहे हो आप, मैं बताता हूं। क्या आप कन्विंस्ड हैं इस बात से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और वाई में इनवर्स रिलेशन है? यस सर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहां पर? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के तीन पार्ट होते हैं, तीन टाइप होते हैं, तीन तरीके होते हैं समझने के। एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट, एक होता है एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। यहां पर आप नॉमिनल इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन हम आपकी अभी करंट रीडिंग के अनुसार इसको रियल इंटरेस्ट लेंगे। रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता है। ऑब्वियसली मैं उन बेसिक्स में नहीं जा रहा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि वो आपने आपकी छोटी क्लासेस में किए हुए। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आर विच इज रियल इंटरेस्ट रेट और इनकम में इनवर्स रिलेशन है। देखिए सर, तो स्मॉल ए का क्या यूज है, कैपिटल ए का क्या यूज है, मैं बता रहा हूं ना। आप पहले एक एक स्टेप समझ लीजिए। ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दैट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी आर एज्यूमिंग इट टू बी द रियल वन, in this real interest rate and this income, there is an inverse relationship, and how it is working out, that's how it is working out। बोलिए जी, यहां तक बात क्लियर? बोलिए बच्चों, यहां तक बात क्लियर? मैं आपको इक्वेशन डिटेल में सिखाऊंगा, आप आपकी रीडिंग खोल के देख लो, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता वो, सिर्फ ये लिख के छोड़ देता है चीजें। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होएगी। और इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है, इस पे तो हम कोई भी चीज को आसानी से नहीं जाने देंगे, जाने देना भी नहीं चाहे। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? अगर क्लियर तो मैं आगे बढ़ता हूं। बोलिए गाइस। यप।
आगे बढ़ते हैं जी। जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम, बच्चा कहता है ये ए क्या है। मैं आपको ना एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से समझना। मैं इसको बाद में मिटा दूंगा, बट वैसे समझने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देंगे। मैं यहां पर बनाता हूं ए एस, यहां पे बनाता हूं एडी, फिर दोबारा से मैं बनाता हूं ए एस, फिर मैं बनाता हूं एडी। बच्चा कहता है वो तो ठीक है, क्या करना चाह रहे हो, अभी सब बताता हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये हो गया आपका वाई, वाई ई आई। सर ये तो सेम वैसा ही डायग्राम आप बना रहे हो, हाँ लेकिन कुछ फर्क आने वाला है, वो मैं आपको समझाता हूं। ई, 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 वाई। अब तक ये सेम है। अब मैं ना एक टर्म यूज करूंगा जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आप जब छोटे बच्चे थे तो बी से उसको डिनोट करते थे, स्मॉल बी से, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकेस आप भूल गए हो या आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं उसको अभी समझाता हूं आपको। अब मैं आपसे कहता हूं वो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्मॉल ए है। तो अब मैं यहां पर कह रहा हूं स्मॉल ए इज लार्ज और स्मॉल ए इज स्मॉल। बच्चा कहता है कुछ थोड़ा डिटेल में समझाओ, समझा रहा हूं। यहां पर स्मॉल ए को आप मान लीजिए इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मान लीजिए? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर वो होता क्या है, बताता हूं। अगर मैं कहता हूं स्मॉल ए इज लार्ज, इसका मतलब है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर। अगर मैं कहता हूं ए स्मॉल, तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मीगर, इट्स लो। बच्चा कहता है यार इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या, ये तो बताओ। बताता हूं। देखिए, आप ये समझ लीजिए इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये तो मुझे पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बट वो कितना बढ़ेगी, दैट शैल डिपेंड अपॉन कि जो एजेंट्स हैं, इन दिस केस प्रोड्यूसर्स, वो कितने इंटरेस्ट सेंसिटिव हैं। अगर तो वो बहुत इंटरेस्ट सेंसिटिव है तो जरा सा इंटरेस्ट कम होने पे वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और अगर वो लेस इंटरेस्ट सेंसिटिव है तो बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर भी वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, रादर कम होने पर भी वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे। बच्चा कहता है फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव है, कौन कम इंटरेस्ट सेंसिटिव है। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। पहला, ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया दोनों जगह। यहां पर ए इज लार्ज है, यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लार्ज है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप देखो मैं एडी का शेप बहुत बड़ा सा दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकम भी ज्यादा बढ़ रही है। और आप देख सकते हो आपका आईएस कर्व जो है फ्लैटर है। इस केस में ए स्मॉल, यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल। तो उस केस में मेरे बच्चे, आपका ब्याज गिरा, इंटरेस्ट गिरा, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए एडी भी थोड़ा सा ही बढ़ाया मैंने। देखिए, अब इस केस में आपकी इनकम बढ़ी है, नो डाउट, पर थोड़ी सी बढ़ी है ना। तो आईएस कर्व क्या बन गया, स्टीपर। बहुत ही बड़ी खूबसूरत चीज है, अगर आप इसको समझो तो। आपकी रीडिंग तो बिल्कुल ही नहीं समझाती इसको। तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का यहां पर मायने क्या है कि अगर इंटरेस्ट सेंसिटिव बहुत ज्यादा है तो जरा सा कम होगा ब्याज, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट एडी बहुत बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट इनकम बहुत बढ़ेगी। और अगर लेस इंटरेस्ट सेंसिटिव है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत ब्याज गिर भी जाए तब भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, एंड देयरफॉर ज्यादा एडी नहीं बढ़ेगी, एंड देयरफॉर ज्यादा इनकम नहीं बढ़ेगी। बच्चा कहता है अभी भी समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा और बताओ। तभी मैंने आपको कहा था इसको समझने के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जिसमें हमने डिस्क्राइब कर दिया, एक है जब बच्चा कहता है मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दो। मैं देता हूं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपकी इकोनॉमी में मंदी है, मंदी समझते हो ना, रिसेशन वगैरह, तो आप बताओ आपका माल वैसे ही नहीं बिक रहा है एज अ प्रोड्यूसर, ऐसे में ब्याज कम भी कर दे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के को कहकर, तो क्या आप ज्यादा पैसा उठाओगे, क्या आप ज्यादा पैसा बोरो करोगे? आपका ऑलरेडी माल नहीं बिक रहा, इकोनॉमी में मंदी है, ऐसे में आपको जाल फेंका गया आपके ऊपर कि भाई ब्याज सस्ता है, कर लो बोरो। तो आप बताइए, अगर ऑलरेडी मंदी है, आपका माल नहीं बिक रहा है, तो इवन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, वुड यू वुड यू बोरो मोर? माई सिंपल क्वेश्चन टू यू, बताइए, शुड यू बोरो मोर? चलो ऐसे कर लेते हैं, नो। तो प्रबल जी का आंसर है ना, मैं तो नहीं लूंगा। तो इसी सिनेरियो को आप, मैं ये नहीं कह रहा यही सिनेरियो ही, वन केस पॉसिबल, देयर कैन बी सो मेनी अदर इंस्टेंसेस, लेकिन ये भी हम इस पे इंक्लूड कर सकते हैं। और ये क्या है? ये है लेस इंटरेस्ट सेंसिटिव। तो आपकी इकोनॉमी अगर रिसेशन में है तो आपकी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी कम रहेगी। तब आपको एज 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 प्रोड्यूसर, अगर बहुत ब्याज में फर्क भी आ जाए, ब्याज बहुत कम भी हो जाए, स्टिल यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप कहते हो यार मैं ज्यादा खरीदने का मेरा मूड नहीं। बोले जी, यहां तक क्लियर?
बच्चा कहता है उससे रिलेट करो, मैं कर रहा हूं ना। तो ये तो बात तय है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट में इनवर्स रिलेशन है, जो मैंने यहां से प्रूव कर दिया, इनफैक्ट यहां से भी प्रूव कर दिया। पर उसकी जो एक जो कहते हैं पावर समझ लो, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका जो इम्पैक्ट समझ लो, एक्सटेंट समझ लो मेरा बेटा, दैट शैल बी डिटरमिन्ड बाय ए। और कैसे? अगर ये लार्ज है तो फिर इसका रिलेशनशिप बहुत तेज है, आर और वाई का। मतलब जरा सा आर कम होगा, आउटपुट बहुत बढ़ने वाला है। और अगर ए स्मॉल है तो फिर इनका रिलेशन कोई ज्यादा नहीं है। और बहुत ब्याज भी चेंज हो जाए तो भी आपके इनकम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आपके एडी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो अभी वी हैव टेकन केयर ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। अभी इसके बारे में बात करना बाकी है। प्रबल जी का कोई सवाल आ रहा है, when is the interest sensitivity high? Yeah, sure, I'll give you an example. तो प्रबल जी ने का जो मैं सवाल समझ पा रहा हूँ वो ये है, प्रबल जी कह रहे हैं आपने बड़ी चालाकी से ना रिसेशन का एग्जाम्पल तो दे दिया कि भाई बच्चों का मुंह बंद हो जाएगा, बच्चों को पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ सही तो बता दिया सर ने कि यार अगर रिसेशन होता है तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है। बच्चे ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है, कहता है मतलब इसके शब्द क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है, और वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, कि सर आपने चालाकी से इसका एग्जाम्पल तो बता दिया, इसका भी तो एग्जाम्पल बताओ। मैं अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं चीजों को, इफ आई वांट टू कीप थिंग्स सिंपल, तो मेरा बच्चा प्रबल आपको ये समझना पड़ेगा, ये इसका उल्टा कर दो। जब इकोनॉमी में तेजी चल रही है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन चल रहे हैं, उस केस में तेजी से माल उठ रहा है, तेजी से माल निकल रहा है, उस केस में जरा सा भी ब्याज कम होगा तो आपको तो पता ही है, माल तो गोली की तरह बिक रहा है, आपका इकोनॉमी अच्छा चल रही है, बूम कर रही है, तो ऐसे में जरा सा भी ब्याज गिरेगा, यू विल पाउंस ऑन इट। आप कहोगे उठाओ भाई पैसा, ज्यादा से ज्यादा बोरो करो, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट एंड वी कैन अर्न प्रॉफिट ओवर इट। बोलिए जी प्रबल, क्लियर जी? प्रबल जी आर वी क्लियर जी? अब बात करते हैं, ये एलिमेंट क्या है? आपकी रीडिंग इसको बोलती है एक्सोजीनियस वेरिएबल ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आप रीडिंग से ही पढ़ सकते हो, हालांकि मैं तो आपको भी हैंड रिटन नोट्स दूंगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं, अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊंगा भी, सो दैट कोई चीज मिस ना हो जाए और आपको पेपर में वही लिखना है जाके, तो आपको टेंशन ना हो कि यार ये मैं खुद से कैसे पढ़ूंगा। तो मैं भी आपको समझा के हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ाऊंगा, डोंट यू वरी। बट आपकी रीडिंग यही कहती है दैट दिस इज कॉल्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल। तो मैं आपको रटने नहीं दूंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा क्या होता है, और इसका वाई से रिलेशन क्या है वो भी हम अभी सिखाते हैं आपको। उसके लिए मेरे को जगह चाहिए होगी स्पेशली, ये तो रख लेते हैं इधर, चलो बन जाएगी, मैं ट्राई करता हूँ बन जाएगी। सो मैं दोबारा से आपके साथ एक पैनल बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ सो दैट कैमरा में आ जाए पूरा बोर्ड। ये आई एस पहले ही बना दिया बेटा मैंने। तो बच्चा कहता है क्या प्रूफ करने लगे हो, बताते हैं। हम इसको हेडिंग दे देते हैं शिफ्ट्स इन आईएस का, शिफ्ट्स इन आईएस का, शिफ्ट्स इन आईएस का। तो मैं आपको स्टेटमेंट बोल देता हूं, आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा। आईएस कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, आईएस कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। सर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग क्या होती है? ऑटोनॉमस स्पेंडिंग के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, यहां पर हम इसको नैरो सेंस में लेंगे। यहां पर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग इज वन which does not depend upon rate of interest. Autonomous spending is one which does not depend on rate of interest. बच्चा कहता है कोई एग्जांपल दे दो, या परफेक्टली देते हैं आपको एग्जांपल। सपोज आपने लगाई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये बताओ फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है? जो भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, दिमाग पे जोर डालिए और बताइए, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है? प्रबल ने कहा गवर्नमेंट की होती है, परफेक्ट। याद रखिए सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ऑल्दो मैं उससे भी इसको प्रूव कर सकता हूं, बट अभी सुई की जरूरत है तो मैं तलवार नहीं चला रहा आपके लिए। एक मिनट में एक बच्चे को ऐड कर दूं जी, फिर आगे बढ़ते। सो अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लग गई, तो मुझे बताइए अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लग गई तो इसका मतलब है या तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया या टैक्सेस कम किए हैं, या तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है या तो टैक्सेस कम किए हैं। बच्चा कहता है आपको कैसे पता यही होगा? देखो मेरा बच्चा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जब एडी बढ़ रहा हो। एडी तभी बढ़ सकता है जब या तो जी बढ़े, क्योंकि आपको पता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। जी बढ़ेगा तो भी एडी बढ़ेगा, टैक्स कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो भी एडी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, ये एडी जो बढ़ा, ये मैंने एडी बढ़ा हुआ दिखा दिया, देखो एडी बन गया एडी वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया E1, एंड नाउ यू हैव अ सरप्राइज। आप देखो इनकम बढ़ गई,
देखो बेटा खुद से, इनकम बढ़ गई। सर प्रूफ क्या करना चाहते हो? प्रूफ क्या करना चाहता हूं जो आपकी रीडिंग प्रूव नहीं कर पाती। ये देखिए, इसको भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, इसको साइड कर देते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस एंड दिस। अगर मैं बोलूं इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, इनके रिलेशन को कैप्चर करो। डोंट यू थिंक ए बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है? सोच के देखो, ए बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, ये सुनो। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं जो आपकी रीडिंग का एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ही थकी हुई रीडिंग है ये, क्योंकि एक्सप्लेन तो कुछ करता नहीं, डिस्क्राइब करके भाग रहा है ये। हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको ये सारा। आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो ए बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, यस और नो? पहले ये बता दो, कमान बेटा। क्या डू वी फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड वाई इफ वी हैव अ लुक एट दिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन, वट एवर यू माइट कॉल इट? बोलो यस और नो। यस। अब ये ए क्या है? आपकी रीडिंग कहती है एक्सोजीनियस वेरिएबल। अरे एक्सोजीनियस वेरिएबल क्या होते हैं भाई, सीधी बात बोलना। ए इज ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं यहां पर कि ऑटोनॉमस स्पेंडिंग अगर चेंज होगी, बढ़ेगी, तो इनकम भी बढ़ जाएगी। आप अगर रीडिंग देखेंगे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, सीधा एक्सप्रेशन लिख के आगे चले जाते हैं बाबूजी। बेटा आपके ऊपर कहर कहर ही बरपा देंगे ये, अगर आपने रीडिंग्स के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया तो। स्पेशली ISPCMR मॉडल, ये तो आपकी धज्जियां उड़ा देगा अगर आपने सिर्फ रीडिंग के भरोसे चल दिए, और रटना पड़ जाएगा सारा। तो अभी इतना सारा टाइम लगा के हमने सिर्फ क्या सीखा है? IS इक्वेशन का ये जो स्वरूप है, ये जो शक्ल है, ये एक्चुअली में क्या शो कर रही है। बताइए जी, यहां तक क्लियर सबको? फिर मैं आगे की बात करूं। So here your reading says IS का equation as y is equal to capital A minus small a r. I have tried my level best to convince you what this relation tells. बोलो जी, क्लियर? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें कहता है वाई ई इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस ए आर एस, वेयर आर एस इज इक्वल टू स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट। बताता हूं मेरा बच्चा, हर चीज के पीछे यहाँ पे चीजें छुपी हुई हैं। कैन यू प्लीज, एक मिनट, मैम का एक क्वेश्चन आया जो यहाँ से हट गया है, एक बार मैं क्वेश्चन देख के बताता हूँ। शिविका जी आपका क्वेश्चन एक बार आ जाए मेरे सामने। शिविका का क्वेश्चन है वाई इज इंटरेस्ट सेंसिटिव। अच्छा ये तो हो गया, एक मिनट जी, एक मिनट शिविका जी। यप, कैन यू प्लीज डिराइव द इक्वेशन? देखिए ये इक्वेशन डेरिवेशन तो पहली बात, आपके सिलेबस में सिर्फ एक्सप्रेशन है, और डिराइव तो मैंने करके दिया ना आपको। यही तो मैंने डिराइव किया आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और वाई में इनवर्स रिलेशन, आप इसको अलग अलग कर लो। ये लो, वाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन कितना डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा। और वाई और ए में पॉजिटिव रिलेशन, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं ए कैपिटल ए दैट इज माइनस स्मॉल ए आर। ये पूरी डेरिवेशन ही तो सिखाई है मैंने इन अवे आपको। आपकी रीडिंग तो बस एक्सप्रेशन देता आगे बढ़ जाता है मेरा बच्चा। बोलिए क्लियर? आगे बढ़े शिविका जी, शिविका जी आगे बढ़े। चले, सो अब हम इसके सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ बात करते हैं। अब कहते हैं वाई ई इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस ए आर एस, वेयर आर एस इज स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट। बता तो मेरा बच्चा ये क्या है? आई मीन हाउ डू वी गेट फ्रॉम नॉर्मल IS इक्वेशन टू दिस वन? देखिए नॉर्मल IS इक्वेशन आपको होती है ए बार माइनस बी आई, बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आई बार माइनस बी आई। ध्यान से देखो, अगर आपको सेकंड सेम का थोड़ा बहुत याद है तो सी क्या है? सी बार प्लस सी वाई। मेरी बात को समझना, सी क्या है? सी बार प्लस सी वाई। मैं नॉर्मल सेंस में बोलूं, आई है आई बार माइनस बी आई, जी है जी बार। जितने भी ऑटोनॉमस हैं उनको ए बार लिखकर, ए बार की जगह ए लिख दिया एंड सिंपली ए से आ गया है। और यहां पर मेन जो उसका क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन है, या जो मेन उसका जो कंसर्न है, वो है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स, तभी ये एमआर लिखा है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां से एलिमिनेट कर देता है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के इनवर्स रिलेशनशिप पर बात करेगा। तभी मॉनेटरी रूल, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे ये वर्क करती है आपको समझ आ पाएगा शिविका जी। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको शॉर्ट में दोबारा से सेकंड सेम की आईएस के डेरिवेशन की वीडियो डाल देता हूं। हालांकि आपको याद होना चाहिए, आईएस ये इक्विलिब्रियम बताता था। सी था सी बार प्लस सी वाई, इसको सी वाई माइनस टी वाई भी लिख सकते हो। कई लोग वीडियो देखेंगे तो ज्ञान बांटेंगे।
हम अभी इसको नैरो सेंस में लिख रहे हैं, आई बार माइनस वी आई प्लस जी बार, ये सी बार आई बार जी बार को ए बार लिख दिया प्लस सी वाई माइनस बी आई। कंजम्पशन वाली चीज को वो ले ही नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज मॉनेटरी रूल का या मॉनेटरी पॉलिसी का, शिविका जी, हैज नथिंग टू डू, दैट पॉलिसी हैज नथिंग टू डू विद कंजम्पशन एज सच। तो यहां पे फोकस ही मेरे बेटे आपका है मॉनेटरी रूल देखने पर, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है इकोनॉमी में वो देखने पर। आई होप शिविका जी आप क्लियर हो गई बात? अभी भी है तो करते हैं जी, क्लियर हो गई? ठीक है। सो आई रियली लाइक कि आपने सवाल किया। एंड अगर आपको सेम टू का थोड़ा सा भी, क्योंकि हम वी वर नॉट देयर विद यू इन सेम टू, तो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं कैसे डिराइव किया था उसमें, और उसमें और इसमें क्या फर्क है एक्चुअली में। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है मेरे बच्चों वो है वाई ई इज इक्वल टू ए माइनस ए आर एस, आई मीन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए आर एस, वेयर आर एस इज स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट। बात को समझना, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं क्लासिकल डिकोटमी। अब क्लासिकल डिकोटमी क्या कहती है कि लॉन्ग रन में सब चेंज हो जाएगा, नॉमिनल चेंज होगा, रियल कभी चेंज नहीं होगा। तो आर एस, ये जो स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट है, ये रियल इंटरेस्ट रेट है। रियल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जो वाई को वाई ई के बराबर ले आए। वाई ई कौन सा था बेटा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, लॉन्ग रन आउटपुट। तो जब भी मैं आर की जगह आर एस लिखूंगा, तो यानी वो ये स्टेबलाइजिंग रियल इंटरेस्ट रेट है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपके वाई को किसके बराबर ले आएगी? वाई ई के। इसलिए एक्सप्रेशन वाई को वाई ई लिख दिया गया। ए तो एक्सोजीनियस है, ए ऑब्वियसली इंटरेस्ट सेंसिटिविटी है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर को लिख दिया आर एस। हाउ डू वी इंटरप्रेटेड? The interpretation is simple. Whenever your R is equal to RS, it means your Y shall always equal YE. बोलिए गाइस, यहां तक क्लियर? बोलिए बच्चा। 2.1 से 2.5 ये टॉपिक्स हैं इसमें जो आप करेंगे। पक्का पेपर में आने का चांस है, इसमें से कोई एक पक्का ही आएगा। लेकिन अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आपको पेपर के टाइम बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। बोलो जी, यहां तक क्लियर? आगे चले। या अब कहते हैं सिंस आर एस चेंजेस आइदर ड्यू टू ए और वाई ई, इस एक्सप्रेशन में ही देख लो भाई, ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट इसके साथ ही चिपका हुआ है, आर एस कब चेंज होगा? या तो इसकी वजह से या इसकी वजह से। अब कह रहे हैं हमने दोनों को कांस्टेंट मान लिया, ए को भी कांस्टेंट मान लिया, वाई ई को भी कांस्टेंट मान लिया। अब ध्यान देना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सो वाई माइनस वाई ई माइनस ए आर माइनस आर एस, ये तो कॉमन हो गया, कट गया। सो वाई माइनस वाई ई, ए को कॉमन लिया, आर माइनस आर एस। बेसिकली इसमें हमने ये जो ऊपर की दो इक्वेशंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दी हैं। कुछ नहीं बोलती आपकी रीडिंग, बस एक्सप्रेशन लिख के भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। अरे समझा तो सही भाई, करना क्या चाह रहा है? तो आपने नथिंग स्पेक्टाकुलर, इसमें से इसको माइनस कर दिया है और अज्यूम कर लिया दैट ए एंड वाई विल नॉट चेंज, दैट दे विल रिमेन सेम। बोलो जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। आपको हैंड रिटन नोट्स पूरे पढ़ाऊंगा साथ साथ, ताकि पेपर में दिक्कत ना हो। अभी बस पढ़ाते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी। बोले जी, यहां तक क्लियर सबको? वेटिंग फॉर योर नोट्स गाइस। क्या यहां तक क्लियर सबको? जी। वाई डिड वी अज्यूम दिस? अभी बताता हूँ शिविका जी, ये अच्छा सवाल है, इसका लॉजिक है बकायदा। ये नहीं मैं बोलूंगा कि ऐसे ही कर लिया। अभी मैं आपके साथ टूल डेवलप करूंगा इसके, मैं आपकी क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों हमने इसको अज्यूम किया है टू बी कांस्टेंट। डोंट यू वरी, लॉजिक है इसका। हल्का सा हिंट दे देता हूं, बिकॉज वी रियली जस्ट वांट टू फोकस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन प्रॉपर आपको टूल्स बना के मैं प्रूव भी करूंगा कि देख बेटा इसका कोई यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ जी गाइस, यहां तक क्लियर सबको? ये था आपका आई एस इक्वेजन। सो नाउ वी हैव गॉट द आई एस इक्वेजन कवर्ड नाउ। काफी टाइम लग गया हमको, 20 मिनट लग गए खाली इक्वेजन समझने में। तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि रीडिंग बहुत ही अच्छा, डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, आई एम अफ्रेड। आइए सेकंड चलते हैं, फिलिप कर्व। तो ये ना वो इन्फ्लेशन इनर्शिया वाला फिलिप कर्व भी है जो मैंने पहले की क्लासेस में टॉपिक 1 ऑनवर्ड्स में सिखाया हुआ है। तो वहीं से बस एक्सप्रेशन उठा लिया हमने, पाई इज इक्वल टू पाई माइनस वन प्लस अल्फा वाई माइनस वाई ई। उसके बाद मॉनेटरी रूल, ये कहता है वाई माइनस वाई ई माइनस बी पाई माइनस पाई टी। ये क्या शो करता है मैं अभी बताता हूँ, उसके लिए मेरे को जगह चाहिए होगी, मैं उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे को ना ये सारा मिटाना पड़ेगा, इसके नीचे का सारा। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें प्लीज। चलिए, सो आई होप वी आर गुड टू गो। चलिए, सो मैंने अभी अभी आपके साथ ना व्हाट्सएप ग्रुप पर एक हैंड रिटन असाइनमेंट भी शेयर किया है ग्रुप पर ही। तो मैं पहले चाह रहा हूं जितना हमने सीख लिया एक बार आप रीड कर ले मेरे साथ। दो वजहें हैं इसकी। पहली वजह, आप पेपर के टाइम दिक्कत ना हो, आपको आपको क्लैरिटी हो टॉपिक्स की। दूसरा, मेरी हैंड राइटिंग माशाल्लाह इतनी सुंदर है कि आपको समझ नहीं आनी। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है एक बारी वो रजिस्टर अपना वो पीडीएफ निकालने प्लीज। मेरे हैंड रिटन असाइनमेंट पेपर में यही लिखना है, रीडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्ट में बना रखा सारा। पढ़िए। The three equation model ISPCMR model. The IS equation is written as follows: Y is equal to capital A minus small a r. That is IS equation. Where A is the sum of private and public sector exogenous demand. अरे हटाओ यार, autonomous spending. R is the real rate of interest, हमने बात कर ली. We will moreover be particularly interested in the real rate of interest that keeps Y is equal to YE. That is defined as RS, the stabilizing rate of interest. इसलिए Y को YE बना दिया और R को RS. Because he wants to study Y which is equal to YE. It can be seen that RS changes whenever A or YE changes. Assuming that A and YE do not change, the YE equation can be subtracted from the IS equation to get Y minus YE is equal to minus A R minus RS. That is IS output gap form. और ये आउटपुट गैप है Y माइनस YE। इसी का सारा कमाल होगा फिलिप कर्व में भी और मॉनेटरी रूल में भी। धीरे धीरे आप इसको अनलीश करेंगे। The difference between current and equilibrium output is known as output gap. Given that the exogenous components of AD are unchanged, this equation makes clear that output will deviate from equilibrium to the extent that the interest rate differs from the stabilizing interest rate. कहता है जब जब y और ye में गैप आएगा, जब जब y और ye बराबर नहीं होंगे, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो RS से दूर हो जाएगा। इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, RS जो इंटरेस्ट रेट होगा that will give us YE, which obviously is our output. But if our actual Y is not equal to YE, that implies that our R is not equal to RS. This way of representing the IS equation is well suited to understand the way how the monetary rule works. अब हमारी शिविका जी का सवाल था, आपने डिराइव कैसे कर दिया, मुझे पूरा बताओ। तो ये आपकी रीडिंग की लाइन है मेरे बच्चा शिविका, सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ें। This way of representing the IS equation is well suited to understand the way that a monetary rule works. बिकॉज वो खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही खेलना चाहता है, वो खाली मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट देखना चाहता है बच्चे। दैट्स व्हाई वो कन्वेंशनल आईएस इक्वेशन ना शो करके मेरे बच्चे आपको ऐसे शो कर रहा है। The central bank is going to choose the interest rate so as to influence the output gap as it seeks to achieve the stabilization objective. अब सेंट्रल बैंक को क्या करना होगा, जब जब वाई वाई से पिछड़ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, या वाई वाई के बराबर नहीं होगा सो टू से, तो वो इंटरेस्ट रेट को इस तरह से चेंज करेगा। रियल इंटरेस्ट रेट की बात हम यहाँ पे करें, वो इंटरेस्ट रेट को इस तरह से चेंज करेगा कि वो आरएस बन जाए, और अगर वो आरएस बन गई तो वाई अपने आप क्या बन जाएगा, वाई ई। इन अदर वर्ड्स, I as a central bank want Y to be equal to YE. If it is not, then R is not equal to RS. Then as a central bank, I'm gonna apply pressure, I'm gonna change R to make sure that R becomes equal to RS. Because when that happens, R when it becomes equal to RS, Y will automatically become equal to YE. आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं this way of representing the IS equation is especially well suited in understanding the way the monetary rule works. The central bank is going to achieve or choose the interest rate so as to influence the output gap. वही जो मैं आपको बोल रहा हूं। Inertia augmented Philip curve, खाली इक्वेशन लिख दी जो हमने भी लिखी है। Monetary rule, it is derived from the central bank's output. Inflation trade-off, it can be written as this. ये क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। This equation shows the combination of output and inflation that the central bank will choose given the Philip curve that it faces. When inflation is high, the central bank will choose to reduce AD by raising interest rate. इसका क्या मायने है, समझाते हैं। देखिए, जब जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो महंगाई बहुत है, सब कुछ है, तो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, और वैसे भी बढ़ जाएगा। बच्चा कहता है कैसे, मेरी बात समझो।
जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बात को ध्यान से समझना, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, ये समझ लीजिए आप। अगर डिमांड ज्यादा है तो एज अ प्रोड्यूसर मैं सप्लाई भी ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आई नीड मनी। मैं बैंक्स पे प्रेशर डालूंगा एज प्रोड्यूसर, मेरे को पैसा दो पैसा दो। बैंक के पास लिमिटेड पैसा है, इतने सारे लोग मांगने वाले हैं, ऑटोमेटिकली भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो जो सेवर है वो सेविंग ज्यादा करेगा, कंजम्पशन कम हो गई। बात को समझना, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट भी कम कर देगा। सी भी कम, आई भी कम, तो एडी कम हो जाएगा। अब पढ़ू दोबारा आपके लिए ये। This equation shows the combination of output and inflation that the central bank will choose given the Philip curve that it faces. When inflation is high, the central bank will choose to reduce aggregate demand. How? By raising interest rate in order to reduce inflation. क्लियर? और अब मैं आपको एमआर लाइन कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं, इसके आगे मजा ही आ जाएगा आपको समझने में। आई एम अफ्रेड, और मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, कॉलेज में कुछ नहीं सिखाएंगे आपको इस बारे में, बिकॉज ये बिल्कुल ही फ्रेश रीडिंग्स हैं। इसलिए कोई और ट्यूशन भी जो पढ़ा रहा होगा ना, जब भी वो क्रैश कोर्स करवाएगा, कुछ भी करवाएगा नॉर्मल, वो कभी भी इसको हाथ ही नहीं लगाएगा। वो पता है किससे शुरू कर देगा? ओपन मॉडल से। और बहाना क्या बोल देगा? इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है बेटा। बेटा ओपन मॉडल ना सबने 20 साल से पढ़ा रखा है, तो इसलिए उस पर हाथ साफ है। ये मॉडल देखते ही हवा खराब हो जाती है लोगों की, क्योंकि ये मास्टर्स का मॉडल था, अब इसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये आपकी रीडिंग नहीं सिखा पाएगी, और आप कहीं पे ट्यूशन भी लगाओगे नहीं सिखा पाएंगे। वो इसको चलता काम लगा देंगे आपके लिए। और वो कभी भी देखना, आप कोई भी क्रैश कोर्स किसी का भी देख लेना, वो स्टार्ट ही ओपन मॉडल से करेगा, ये बहाना लगा के कि जिसके वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने इससे शुरू करा वो एक्सपोज हो जाएगा पहली क्लास में। ये मुश्किल टॉपिक है मेरा बच्चा। चलिए अब मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं एम आर लाइन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, पहले आप इसको ग्रास्प कर लीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा ना पानी वानी पी लीजिए, और उसके बाद हम आपको सिखाते हैं। ये 2.1 टॉपिक खत्म करेंगे। आज ही 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा। वी आर गोइंग टू किल द टॉपिक टुडे, और इनमें से पक्का पेपर में आना ही आना है। तो चलिए 10 मिनट के बाद मैं आपसे रीज्वाइन करता हूं, तब तक आप जरा आराम कीजिए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं बेटा।